व्यापार दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। सभ्यता की शुरुआत से ही व्यापारिक संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भावी संबंधों की रणनीति तय की है। हड़प्पा सभ्यता हो या मेसोपोटामियाई सभ्यता, इनके संपर्क का आधार भी व्यापार ही रहा। आधुनिक समय में भी उपनिवेशवाद की नींव इन व्यापारिक संबंधों ने ही रखी। देखा जाए तो आर्थिक हित ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, सहयोग और युद्ध सबकी पटकथा लिखते आ रहे हैं। इस संबंध में 17वीं शताब्दी में डच राजनयिक ह्यूगो ग्रोटियस ने कहा था कि अर्थव्यवस्था कभी भी युद्ध और शांति से अलग नहीं है। 17वीं सदी में ग्रोटियस द्वारा किया गया यह आकलन आज भी बिल्कुल सही नजर आता है। इसे हम वैश्विक सुपरपावर के बीच के आपसी संघर्षों में तो देख ही सकते हैं। क्षेत्रीय राजनीति में भी इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मध्य पूर्व एशिया, जो सालों से एक अस्थिर क्षेत्र रहा है, वहां वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से हावी रही है। एक तरफ सऊदी अरब खुद को मध्य पूर्व का दारोगा मानता रहा है, तो दूसरी ओर ईरान के तेवर भी कमोबेश ऐसे ही रहे हैं। लेकिन ईरान के कमजोर पड़ते ही सऊदी अरब ने सचमुच अपनी बादशाहत कायम कर ली। मगर कहते हैं ना कि वक्त बदलता है। मध्य पूर्व में बदलते समीकरण के बीच सऊदी अरब की बादशाहत को कभी उसके करीबी रहे संयुक्त अरब अमीरात से ही चुनौती मिलने लगी है, और इस टकराहट का भी मुख्य आधार आर्थिक हित ही है। दरअसल जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता के मद्देनजर खाड़ी देश तेल के अलावा नए विकल्प ढूंढने में लग गए हैं। अपने यहाँ व्यापार के नए विकल्प तलाशने की कोशिश में उनके लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना और दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे समझौते करना समय की जरूरत बन गई है। और इस कारण संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी दोनों ही दक्षिण पूर्व एशिया में अपने नए पार्टनर तलाशने में जुट गए हैं। और इसी क्रम में हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को लेकर बातचीत हुई है, तो वहीं सऊदी अरब द्वारा भी थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया से चर्चा जारी है। मतलब आप कह सकते हैं कि मध्य पूर्व के इन दोनों दोस्तों के बीच हजारों किलोमीटर दूर किसी इलाके में प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब ऐसे में सवाल है कि इस प्रतिस्पर्धा के मायने क्या हैं? क्या और उनकी ये प्रतिस्पर्धा साउथ ईस्ट एशिया में भी मध्य पूर्व की तरह कोई अस्थिरता पैदा कर सकती है? और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो ऐसे ही दूसरे सवालों को इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सऊदी अरब और यूएई या संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने विजन 2030 के तहत कई घरेलू सुधार कार्यक्रमों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत दोनों ही देश बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रहे हैं। हालांकि ये पहल और सुधार अंदरूनी है, लेकिन ऐसे विशाल परिवर्तनों के परिणाम निश्चित तौर पर क्षेत्रीय राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक तरफ दुनिया जीवाश्म ईंधन से इतर नए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तलाश रही है, जिससे भविष्य में इन खाड़ी देशों को अपना भविष्य डूबता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड के कहर ने उनकी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचाया है। इससे साफ हो गया है कि अपनी आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए बिना वो बदलते परिवेश के साथ नहीं चल पाएंगे। ऐसे में दोनों ही देश अपने लिए नए रास्ते और सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं, जिसने उन्हें आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। असल में व्यापार को गति देने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना जरूरी है, और उसके लिए सहयोगी देशों की जरूरत है। ऐसे में भविष्य को लेकर चिंता और आपसी हित में टकराव ने दोनों देशों को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सऊदी अरब और यूएई के बीच प्रतिस्पर्धा अब इस बिंदु पर पहुंच गई है जहां उन्होंने ऐसे कानून बनाना शुरू कर दिया है जो खाड़ी सहयोग परिषद के कानूनों की अवहेलना करता है। और साथ ही दिलचस्प बात है कि ये दोनों ही देश इस परिषद के अहम सदस्य हैं। पिछले महीने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने अबू धाबी में वियतनाम के उपराष्ट्रपति वो थी अन जुआन से मुलाकात की। यूं कहने को तो इस बैठक का लक्ष्य COP28 शिखर सम्मेलन पर चर्चा करना था, जो इस साल के अंत में यूएई में आयोजित होने जा रहा है। लेकिन इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच
एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की चर्चा भी की गई। और अगर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो ये समझौता साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा चौथा समझौता बन जाएगा जिसे यूएई ने किया है। इसके पहले इंडोनेशिया, भारत और कंबोडिया के साथ यूएई ऐसे करार कर चुका है। और इसी इलाके के दूसरे देशों मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से भी समझौतों को लेकर यूएई मुलाकातें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के अधिकारियों द्वारा भी हाल ही में थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया के समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों का उद्देश्य पारस्परिक संबंधों को बढ़ाना और व्यापक आर्थिक जुड़ाव के अवसरों का विस्तार करना था। इसी के मद्देनजर सऊदी अरब ने 30 वर्ष के बाद थाईलैंड के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की भी पहल की। इतना ही नहीं, 2019 से 2022 के दौरान सऊदी अधिकारियों ने अपने दक्षिण पूर्व एशियाई समकक्षों के साथ लगभग 9 उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के लगभग सभी सम्मेलनों में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद ने खुद शिरकत कर इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश की। तो ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया इन दोनों देशों की रणभूमि बनता जा रहा है। हालांकि वो मानते हैं कि दोनों के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, प्रवासी नागरिकों और निवेशकों के लिए सकारात्मक है। साथ ही इस क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था की समावेशी और भरोसेमंद प्रकृति भी बढ़ेगी। दरअसल इन नए बदलावों के साथ सऊदी अरब और यूएई दक्षिण पूर्व एशिया में न केवल अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि ऊर्जा सहयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार, उद्योग सहयोग और विभिन्न तरीकों से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का विस्तार भी कर रहे हैं। ऐसे में ये इस क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। हालांकि इन दोनों देशों ने रक्षा मुद्दों को लेकर कोई समझौता नहीं किया है, इसलिए माना जा रहा है कि सुरक्षा संबंधी खतरे के आसार शून्य ही हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे क्षेत्र में खाड़ी प्रतिस्पर्धा तेज होने के बावजूद ये ना तो विनाशकारी है और ना ही शून्य योग है। ऐसे में इसमें कोई नहीं हारेगा, बल्कि सभी के लिए जीत ही है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए अब नोट करते हैं आज का सवाल। दक्षिण पूर्व एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र के लिए अस्थिरता से ज्यादा अवसर पैदा करेगी। कथन का परीक्षण कीजिए।